नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग आज किसी तकनीकी कारण के साथ आपके साथ लाइव नहीं जुड़ सकेंगे, लेकिन उसके बावजूद हमारी और आपकी मुलाकात का जो सिलसिला है यह ऐसे ही जारी रहेगा। हो सकता है समय बदल जाए, चीज़ें बदल जाएं, लेकिन हमारी आपकी मुलाकात होगी और हमें आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है वह सभी भी शेयर ज़रूर की जाएगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं कैबिनेट की बैठक में लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में। दरअसल हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में भारत के 13वें पोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। यह जो 13वां पोर्ट है इसका निर्माण कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। यह 13वां पोर्ट महाराष्ट्र के वधावन में बन जाएगा। वधावन कहाँ पर है? महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पर सभी चीज़ें जल्द होंगी। ये जो पोर्ट है यह पोर्ट अपने आप में बहुत अधिक खास भी होने वाला है, क्योंकि इसके लिए एक स्थिति तो यही सामने आ रही है कि यह आने वाले समय में भारत का सबसे बड़ा पोर्ट होगा। वहीं दूसरी खास बात यह है कि यह पोर्ट सभी मौसमों में संचालन योग्य भी रहेगा। जनरली जो हमारी तटीय स्थिति होती है यह मौसमी कारणों से प्रभावित रहती है या अन्य कारणों से भी प्रभावित रहती है, जिसकी वजह से कई बार हम लोग उसका उपयोग नहीं कर पाते। तो साफ साफ हमारी सरकार जाहिर कर रही है कि इस पोर्ट को इस प्रकार से तैयार किया जाएगा कि मौसमी परिस्थिति कोई भी हो, हर जगह हर समय आप लोग इसका उपयोग कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत परेशानी इसके नहीं आने वाली है। दूसरी खास बात इसकी जो है यह एक प्रकार से ग्रीन फील्ड डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट रहेगा भारत का। आपको मैंने जो बताया है ना कि यह 13वां पोर्ट होगा, तो दरअसल यह भारत का 13वां मेजर पोर्ट होगा। आज के समय में हम संख्याओं को समझते हैं तो पता लगता है कि भारत के पास में भी वर्तमान में 12 मेजर पोर्ट हैं, वहीं 200 से अधिक माइनर पोर्ट भी हैं उसके अपने। तो ये आंकड़े याद रखिएगा, हो सकता है किसी परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए। तो जो 13वां पोर्ट का कार्य है जल्द शुरू हो जाएगा और हम देखेंगे कि यह पोर्ट भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा भारत के समुद्री व्यापार में, आयात और निर्यात में। निर्माण कार्य तो शुरू होगा, पर निर्माण कार्य करेगा कौन? तो देखिए, निर्माण कार्य की जिम्मेदारी दे दी गई है वधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड को। यह जो कंपनी है दरअसल यह कंपनी दो अलग अलग जो बोर्ड है या उद्यम है उससे मिलके बनी है, मतलब उसके शेयर हैं इसके अंदर। तो ये समझ लीजिए आप लोग कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड, इन दोनों का यह एक एसपीवी है। और यह जो एसपीवी है इसके अंदर दोनों के अलग अलग शेयर हैं। हालांकि देखने वाली बात यह है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के शेयर 74% है, जबकि महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के शेयर इसके अंदर मात्र 26% है। तो जो प्रमुख हिस्सेदारी है वह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी की है इसके अंदर। चीज़ें क्लियर हैं सभी को? तो इस प्रकार से तैयार होगा। कुछ खास विशेषताएं भी मैंने आपको बता दी है, लेकिन अभी इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपको जानना जरूरी है, जो आपको मैं आगे अभी शेयर करता हूं, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन के बाद। दरअसल संस्कृति आईएएस ने निर्णय लिया है कि आपके लिए एक फाउंडेशन कोर्स शुरू किया जाएगा, आईएएस सामान्य अध्ययन फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की ही कक्षाएं दी जाएंगी। फाउंडेशन कोर्स है तो इसका मतलब यही समझ लीजिए कि आप लोग कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों रहेगा। हालांकि एक खास बात इस कोर्स की यह भी है कि यह एक हाइब्रिड कोर्स है। हाइब्रिड कोर्स का अर्थ यह होता है कि यदि आप लोग सेंटर पे आके क्लासेस लेना चाहते हैं ऑफलाइन मोड पे, तो सभी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल रहेंगी। आप लोग आ सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं, क्लास में बैठ सकते हैं। वहीं अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको वही क्लास घर बैठे मिल जाए, बस आप क्लासरूम में बैठना नहीं चाहते, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन मोड पे ही वह पूरा का पूरा कार्यक्रम प्रदान कर दिया जाता है। तो हाइब्रिड है, यानी कि ऑफलाइन जुड़ना है जुड़ जाइए, ऑनलाइन जुड़ना है जुड़ जाइए, दोनों ही चीज़ें अवेलेबल हैं आपके लिए। यह जो कोर्स है शुरू हो रहा है 28 जून से शाम 6:30 बजे दिल्ली मुखर्जी नगर सेंटर पे। तो याद रखिएगा, जिस प्रकार से यह कोर्स शुरू हो रहा है इसके अंदर सीटों का आवंटन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। तो लिमिटेड सीट्स हैं, अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है तो जल्दी से आ जाइए और आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा दीजिए और अपनी सीट बुक कर लीजिए। इसके साथ ही एक प्रश्न जो इस खंड से आप लोगों से पूछा जा सकता है, बेहद सरल सा है। यदि चीज़ें क्लियर हैं तो कुछ नहीं करना, बस आंसर कॉमेंट करना है, ठीक है। अपने मुख्य परीक्षा के लिए नोट्स भी आप लोग ज़रूर बना लीजिएगा। आइए कुछ खास बातें जानते हैं इससे जुड़ी हुई। तो इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं में हमें देखने को यह मिल रहा है कि जिस प्रकार से यह पोर्ट तैयार होगा, इस पोर्ट से उम्मीद की जा रही है कि ये आने वाले समय में भारत में 12 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने में भी सक्षम होगा। रोजगार आज के समय में हमारे देश में एक प्रमुख समस्या बनी हुई है, अनेक चिंताएं हैं उससे जुड़ी हुई। हमारी सरकार को भी लगातार क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि आप रोजगार नहीं जनरेट कर पा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, हमारे यूथ को बड़ी परेशानियां हो रही हैं इसकी वजह से। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से यह पोर्ट तैयार होगा तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 12 लाख लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बन जाएगा। इस पोर्ट को तैयार होने में जो लागत का अनुमान अभी रखा गया है वह है 76,220 करोड़ रुपए। एक बड़ी राशि पहले ही निर्धारित कर दी गई है।
इस पूरे पोर्ट के लिए हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि इस पोर्ट को अगर पूरी तरह से सक्सेसफुली तैयार कर लिया जाता है तो सक्सेसफुली तैयार हो जाने के बाद में यह भारत का 13वां मेजर पोर्ट तो बन ही जाएगा। लेकिन विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि यह पोर्ट तैयार हो जाने के बाद दुनिया के बेस्ट 10 लार्जेस्ट पोर्ट्स में भी शामिल हो जाएगा। आपको मैंने बात पहले क्लियर की है कि इसके लिए कहा जा रहा है कि आने वाले समय में भारत का सबसे बड़ा पोर्ट हो सकता है। वहीं दूसरी संभावना इसके लिए यही है कि जब यह तैयार हो जाएगा तो यह दुनिया के टॉप 10 लार्जेस्ट पोर्ट की लिस्ट में भी देखने को हमें मिलेगा। इसकी स्थिति इस प्रकार से तैयार हो रही है। इसके साथ ही यह भारत का 13वां बंदरगाह है, क्लियर कर दिया है मैं आपको। और यह किसके द्वारा कहा गया है? हमारे बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा कहा गया है कि भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के वधावन में अपना 13वां प्रमुख बंदरगाह मिलने वाला है। साथ साथ इसके टर्मिनल और क्षेत्र की जानकारियां भी आपके पास में होनी चाहिए। तो देखिए, जिस प्रकार से यह पोर्ट तैयार हो रहा है, इस पोर्ट पे कुल 9 कंटेनर टर्मिनल होंगे अभी के हिसाब से। यहाँ पर मौजूद हर एक कंटेनर टर्मिनल का जो क्षेत्र रहेगा वह 1000 मीटर लंबा रहेगा। और यहाँ पे एक खास चीज़ देखने को और मिलने वाली है कि यहाँ पर तटीय बर्थ सहित 4 बहुउद्देशीय बर्थ, 4 लिक्विड कार्गो बर्थ, एक रोरो बर्थ और एक तटरक्षक बर्थ हमें देखने को मिल जाएगी। अभी फिलहाल इसके लिए जो क्षेत्र लेना है सरकार को, सरकार ने वह क्षेत्र भी ले लिया है। उससे जुड़ी हुई चीज़ें भी पता लग गई हैं। सरकार ने इस बंदरगाह को तैयार करने के लिए समुद्र में 1448 हेक्टेयर क्षेत्र का पुनर्ग्रहण किया है। और देखने को यह भी आ रहा है कि 10.14 किलोमीटर अपतटीय बैक वाटर और कंटेनर या कार्गो भंडारण क्षेत्र का निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। तो सरकार फिलहाल इस प्रकार से परियोजना को आगे बढ़ा रही है और सभी यह जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं हमारे सामने आ रही है। इसके साथ ही आपको यह भी जानना है कि भारत के 12 मेजर पोर्ट कौन कौन से हैं। अभी आप लोगों ने 13वें पोर्ट के बारे में तो जान लिया कि भारत का 13वां पोर्ट कौन सा है, कहाँ बनाया जा रहा है, उससे जुड़ी हुई बाकी चीज़ें भी आप देख रहे हैं। तो अभी हमें यह भी देखना है कि भारत के 12 मेजर पोर्ट आज के समय में कौन से हैं जो मुख्य रूप से उपयोग में हैं। तो देखिए, यह पूरे के पूरी स्थिति आप लोग को यहाँ पर समझ में आ रही है बोर्ड पर। गुजरात का दीनदयाल पोर्ट, महाराष्ट्र में अभी 2 पोर्ट हैं। यह जो वधावन पोर्ट है तैयार हो जाएगा, यह महाराष्ट्र के अंदर 3रा पोर्ट हो जाएगा फिर। तो महाराष्ट्र की स्थिति काफ़ी समृद्ध है पोर्ट के मामले में, हम देख रहे हैं। तटीय क्षेत्र भी है, बड़ा क्षेत्र भी है, तो यहाँ पर हमें चीज़ें थोड़ा सा अच्छी तरह से उपलब्ध हो जाती हैं। तो महाराष्ट्र के अभी जो 2 पोर्ट हैं, एक है मुंबई और दूसरा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। हालांकि यह दोनों ही पोर्ट अपने आप में बहुत खास हैं, इनको जुड़ी हुई बातें भी आपको पता होनी चाहिए। महाराष्ट्र का जो मुंबई पोर्ट है यह अपने आप में इसलिए खास है क्योंकि ये भारत के सबसे बिजी पोर्ट में से एक माना जाता है। यहाँ से हमारा बहुत अधिक व्यापार होता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इसलिए खास है क्योंकि यह भारत का सबसे प्रमुख कंटेनर पोर्ट है। सबसे अधिक कार्य यहीं पर ही किया जाता है कंटेनर के मामले में। तो दोनों से जुड़ी हुई चीज़ें याद रखिएगा। 3 पोर्टों को जानने के बाद चौथा पोर्ट है हमारे पास में मोर्मुगांव, गोवा के अंदर। फिर उसके बाद कर्नाटक का है न्यू मैंगलोर, केरल का है हमारे पास में कोचिन, तमिलनाडु का वीओ चिदम्बरम और चेन्नई, साथ साथ में कामराजर। कामराजर को पहले एन्नोर के रूप में भी जाना जाता था, बाद में नाम बदल दिया गया और आज के समय में इसको कामराजर पोर्ट के रूप में हम जानते हैं। कामराजर पोर्ट की एक खास विशेषता आपको यह भी पता होनी चाहिए कि यह भारत का पहला कॉमर्शियल पोर्ट है। ये चीज़ भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर हिस्सेदारी एक प्राइवेट कंपनी की अच्छी खासी है। तो ये भारत का पहला कॉमर्शियल पोर्ट के रूप में भी ये जाना जाता है। इसके अलावा विशाखापट्टनम प्राचीन बंदरगाहों में से एक है। पारदीप ओडिशा के अंदर, कोलकाता पोर्ट वेस्ट बंगाल के अंदर, यह सभी हमें यहाँ पर देखने को मिल जा रहे हैं। तो यह हमारे देश के वर्तमान में सभी प्रमुख बंदरगाह हैं और ये सभी इनकी लोकेशंस है जो हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर चीज़ें क्लियर हैं सारी की सारी, बढ़िया। तो देखिए, यह बात हो गई हमारे 12 पोर्ट की। सभी अपनी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, भारत के समुद्री व्यापार में चीज़ें प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा 13वां जो बंदरगाह है वधावन बंदरगाह, यह भारत के लिए क्यों खास है, क्यों जानना समझना ज़रूरी है, ये आने वाले समय में यह हमें किस प्रकार से मदद करेगा, हमें एक बार ज़रा इसके ऊपर भी नज़र डाल लेनी होगी। तो देखिए, पहले इसकी लोकेशन समझते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ मुंबई में है, तो मुंबई में कहाँ पर है ज़रा एक बार इसको हम लोग इस प्रकार से भी देख लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि चीज़ें आप लोग को अच्छे से क्लियर और हो जाए। ठीक है, तो देखिए, यह जो पोर्ट है हम लोग का, यह पोर्ट होने वाला है कुछ यहाँ पे। ठीक है, अब आपको अच्छा दिख गया होगा, यहाँ पर लिखा हुआ भी आ गया है। तो देखिए, महाराष्ट्र के अंदर यहाँ है वृंदावन, तो यहाँ पर तैयार हो रहा है पूरा पोर्ट। तो अब इस लोकेशन पे हमें पोर्ट तो मिल जाएगा, लेकिन अब
यहाँ पर पूरी तरह से चीज़ें तैयार होने का किस क्षेत्र में हमें मदद करेगी, किस प्रकार से चीज़ें खास हो जाएंगी, यह भी हमें देखना होगा। तो लोकेशन आप लोगों ने समझ ली है, यहाँ पे है हमारा वृंदावन पोर्ट। अब इसके साथ साथ हम किस प्रकार से कनेक्टिव करेंगे पूरी दुनिया के साथ में, यह भी देखना ज़रूरी है। अब आप सभी को मैंने थोड़े दिनों पहले एक खास बात पढ़ाई थी। पहली बात तो आप लोग को यह समझ में आ गया होगा कि यह जो पोर्ट है यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। पश्चिमी तट पर स्थित पोर्ट जो होगा यह हमारे को पश्चिमी दुनिया से जुड़ने में मदद करेगा भारत की तुलना में, है ना। मतलब भारत से पूर्व की दुनिया में हम लोग नहीं जुड़ेंगे, लेकिन भारत से पश्चिम की दुनिया में हम लोग खासतौर पर जुड़ सकते हैं। अब इस पोर्ट की एक खास भूमिका हमें जो देखने को मिल रही है वो देखने को मिल रही है ईरान के चाबहार पोर्ट के मामले में। आप सभी को मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, चाबहार पोर्ट भारत के लिए बहुत खास है क्योंकि इसके मैनेजमेंट राइट्स वगैरह जो है वह भारत के पास है। भारत ने चाबहार पोर्ट का कंट्रोल अपने हाथ में इस वजह से लिया है ताकि हम लोग जा करके मिडल ईस्ट से कनेक्ट हो सकें और यहाँ के जो और अलग अलग कंट्रीज है उनके साथ व्यापार करें और उनके साथ जुड़ते हुए हम लोग उनकी स्थिति को भी अच्छा करें, अपनी स्थिति को भी अच्छा करें और भारत के लिए एक अच्छा मार्केट यहाँ पर हमें देखने समझने को मिल जाए। यह सभी कारण है इसके पीछे का, ठीक है। अब देखिए एक खास स्थिति तो हमारे साथ में यही हो गई है कि हम अब भारत से जो भी चीज़ें ट्रेड करना चाहें, वैसे तो और सभी बंदरगाह भी हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब अब यही आया है तो यही सब कुछ करेगा, इसी के ऊपर सारा दारों मदार है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर चीज़ें सारी सारी यही है कि देखिए यहाँ पर जो यह पोर्ट हमारा तैयार हो गया है हमें बहुत अच्छे से कनेक्ट होने में मदद कर देगा। यह है ईरान के चाबहार बंदरगाह से, जिसके माध्यम से हम चीज़ों को यहाँ पर उतारने के बाद में अलग अलग क्षेत्रों तक कनेक्ट हो पाएंगे और अपना ट्रेड कर पाएंगे। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अब अपने यहाँ से ही चीज़ों को भेजें, यहाँ से भी जितनी चीज़ें हमें मिलने वाली हैं वह सब भी हमारे लिए खास होने वाली है। दूसरी बात यह भी है कि रशिया से भी हम लोग अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं इस पूरे क्षेत्र में, ये भी देखना होगा आप लोग को। एंगल बहुत सारे होते हैं, धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे बढ़िया से ना तो चीज़ें हम लोग को और अच्छे से पता चल जाएंगी। तो देखिए हम लोग रशिया को कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से स्थल मार्ग से, और स्थल मार्ग से जुड़ते हुए हम लोग यहाँ पर चाबहार पोर्ट पर रशिया का सामान मंगा सकते हैं और यहाँ से ला सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर काफ़ी लंबा नहीं पड़ जाएगा, ये काफ़ी घुमा फिरा मामला होगा। तो देखिए मैं आपको यह भी क्लियर कर चुका हूँ कि पहले भी ये चीज़ें हुई हैं। इससे पहले हम देखा है कि पहले ही रशिया से कुछ सामान आया है, ट्रेन के माध्यम से आया था, चाबहार पोर्ट पर उतारा गया था, जिसके बाद भारत के लिए वह सामान इस पोर्ट से भारत के बंदरगाह तक आया था। ये पहले भी इंसिडेंट हो चुके हैं। हालांकि हम यहाँ पर देख रहे हैं अभी कि मुंबई से हम लोग चाबहार पोर्ट को कनेक्ट करेंगे और चाबहार पोर्ट को कनेक्ट करने के बाद बाकी और दुनिया के देशों से जुड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ जुड़ने के साथ साथ एक खास पॉइंट हमारे लिए यह भी है कि ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ चाबहार पोर्ट ही जाएं। अगर हम स्थिति को समझते हैं तो पता लगता है कि हम यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं वेस्ट में ना, ज़रूरी थोड़ी कि सिर्फ यहीं पे ही पहुँचना है। अगर हम यहाँ जाना चाहेंगे तो कोई रोक लेगा क्या? तो हम सुएज़ कैनाल्स को भी पास कर सकते हैं बहुत इजीली, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पूरे अफ्रीका को हम लोग बहुत इजीली यहाँ से अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं और उसके आगे जाना चाहें तो भी हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सुएज़ कैनाल के लिए हम लोग को अच्छा मासा मार्ग यहाँ से मिल भी जाएगा, ये भी हम लोग देख रहे हैं। तो भूमिका खास होने वाली है आने वाले समय में, भारत के सी ट्रेड के अंदर बड़ी भूमिका निभाएगा यह है हमारा वृंदावन का बंदरगाह। चीज़ें क्लियर? तो यह रहेगी कुछ स्थिति हमारे 13वें बंदरगाह की जो हमें देखने को मिल रही है, किस प्रकार से ये दुनिया को कनेक्ट करेगा यह भी हम लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं। बढ़िया। तो यह बात हुई भारत के प्रमुख 12 बंदरगाहों की, साथ में 13 बंदरगाह की भूमिका की। लेकिन मैंने आपको एक खास पॉइंट शुरुआत में यह हाईलाइट किया था कि जब यह तैयार हो जाएगा तो यह आने वाले समय में दुनिया के 10 विशेष बंदरगाहों की सूची में शामिल हो जाएगा जो बड़े हैं, है ना। तो 10 लार्जेस्ट बंदरगाह जो रहेंगे आने वाले समय में उनकी सूची में जब ये शामिल होने वाला है तो आज के समय में कौन कौन से लार्जेस्ट 10 पोर्ट्स हैं वर्ल्ड के, उसको भी एक बार देख लेना ज़रूरी है। ये रही लिस्ट आप लोग के सामने। तो देखिए आज के समय में जो वर्ल्ड के टॉप 10 बिगेस्ट सी पोर्ट माने जाते हैं उनकी स्थिति इस प्रकार है कि सबसे नंबर 1 पे है चाइना। चाइना का पोर्ट ऑफ शंघाई पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट माना जाता है। सिंगापुर का पोर्ट ऑफ सिंगापुर दूसरे नंबर पे है। चाइना का पोर्ट ऑफ निंगहो जोनुशान ये तीसरे नंबर पर है। चाइना का ही पोर्ट ऑफ शेंजन चौथे नंबर पे। चाइना का पोर्ट ऑफ गुआंगझो 5वें नंबर पे है। पोर्ट ऑफ बुसान साउथ कोरिया का 6ठे नंबर पे है। पोर्ट ऑफ हांगकांग का 7वें नंबर पे है। पोर्ट ऑफ तियानजिन 8वें नंबर पे है। पोर्ट ऑफ रोटेंड्रम नीदरलैंड का है 9वें नंबर पे है। और यूएई का पोर्ट ऑफ जबल अली 10वें नंबर पे है। ये दुनिया के टॉप 10 बिगेस्ट पोर्ट माने जाते हैं आज के वाले समय में। देखने वाली बात यह है कि इन 10 बंदरगाहों की सूची में 3, 4, 5 बंदरगाह जो हैं यह बंदरगाह चाइना के अपने बंदरगाह ही हैं। तो बड़ी खास बात है। पर आने वाले समय में हम लोग देख सकते हैं कि इस लिस्ट के अंदर भारत का भी एक बंदरगाह शामिल हो जाएगा और हमें यहाँ पर इंडिया लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा।
चीज़ें क्लियर हैं। तो किस प्रकार से बाकी चीज़ें रहेंगी आने वाले समय में हम लोग बिल्कुल देखेंगे। वहीं एक खास बात आप सभी लोग के लिए यह है कि आज के सेशन में इतनी ही बात करने के बाद एक प्रश्न जो मैंने आप लोग को शुरुआत में दिखाया था, अब समय आ गया है कि आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो पूरा मामला बहुत अधिक खास है, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं। यह बंदरगाह बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा आने वाले समय में, देखेंगे। अभी समय लगेगा इसको तैयार होने में, लेकिन सुर्खियाँ बहुत अधिक बटोर रहा है और प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ये भी चीज़ें क्लियर होने वाली। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो बाकी साथी लोग ज़रूर शेयर करनी है चीज़ों को, और वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाना है। हालांकि आपको प्रश्न का आंसर भी चाहिए होगा, तो देखिए मैं क्लियर कर देता हूँ। इस प्रश्न का आंसर ए है, कामराजार पोर्ट, क्योंकि भारत का पहला वाणिज्यिक पोर्ट यही है। मैं जिस प्रकार से आपको 12 मेजर पोर्ट समझा रहा था, तभी मैंने आपको चीज़ें बता भी दी थी। इसको एन्नोर पोर्ट के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो कितने लोगों ने अच्छे समझा ज़रूर कमेंट करके जाइएगा। बाकी बातें करेंगे हम लोग अगले वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ, लेकिन तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।